तो दोस्तों कैसे हो आप लोग? उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे और अपनों का भी ख्याल रख रहे होंगे। आज जिस कहानी को सुनाने जा रहा हूँ, इस कहानी में एक शख्स जो अच्छा कंपनी में काम करता था, टाटा स्टील कंपनी में काम करता था और अच्छा खासा सैलरी था। कंपनी की ओर से एक उसको घर भी दिया गया था, जो वहाँ पे रहे अपने परिवार, क्योंकि वो व्यक्ति शादीशुदा होता है और नहीं भी शादीशुदा होता तो घर दिया जाता है रहने के लिए। तो ये व्यक्ति शादीशुदा था, इसलिए अपनी पत्नी, अपने बच्चों को लेकर वहाँ पर रह रहा था। सब कुछ ठीक-ठाक चल रहा था, एकदम खुशहाल परिवार था। इसी बीच उस व्यक्ति को लगा, जो कुछ पैसा है मेरे पास और कुछ पैसा और जुगाड़ कर लेता हूँ, उसके बाद एक साइड में भी कुछ काम चालू कर देता हूँ, ताकि मेरे जो बच्चे लोगों का भविष्य अच्छा हो, क्योंकि वो लोग धीरे-धीरे बड़े हो रहे थे। दोनों लड़कियाँ थी और ये जो घटना सामने आई उस वक़्त बड़ी लड़की जो है 15 साल की थी और छोटी वाली जो है 8 साल की थी। सब कुछ ठीक-ठाक चल रहा था, लेकिन इसी बीच 2021 का समय था, वो कोरोना काल चल रहा था। तभी 11 अप्रैल की रात थी और नवरात्रि आने वाला था। तो को बहुत सारे जो है त्योहारों के चलते जो है, जो मांस मच्छी वगैरह होता है, नॉन-वेज, वो सब बंद हो जाता है, खाने-पीने में रोक लग जाते हैं। वो व्यक्ति को भी पता था, जो नवरात्रि आने वाला है उससे पहले ही जो है कुछ नॉन-वेज खाने का मन कर रहा है, तो नॉन-वेज खाया जाए। अब अकेला तो नहीं खा सकता था, इसीलिए वो अपने परिवार को लेकर एक रेस्टोरेंट में जाते हैं, वहाँ पर नॉनवेज का ऑर्डर करता है। तभी उसी शहर में उसका साला भी रहता था, उस व्यक्ति का। तो अपने साले को भी फ़ोन करता है, जो कहाँ पर हो, अगर हम लोग के साथ खाना खाना है तो इस जगह पर आ जाओ। अब जीजा ने साले को बुलाया, साले भी खुशी-खुशी वहाँ पर पहुँच गया और दीदी से मिला, भांजी लोगों से मिला और रात में जो है उस जीजा के परिवार के साथ, दीदी के साथ, भांजी लोग के साथ डिनर किया और देर रात को वो अपने घर लौट जाता है साला। और उसके बाद बहनोई जो है अपनी पत्नी और 2 बच्चों को लेकर घर लौटता है। उसी रात को, एक 11 अप्रैल 2021 की बात है ये। 11 अप्रैल 2021 की रात को जो है, वो व्यक्ति जब अपने पत्नी बेडरूम में, वो बेडरूम में 2 बेडरूम होता है, एक बेडरूम में दोनों लड़कियाँ थी, सोती थी और दूसरे बेडरूम में पति-पत्नी। अब पति-पत्नी बेडरूम में चले जाते हैं, दोनों बच्चे अपने बेडरूम में जाकर सो जाते हैं। देर रात तक वो मोबाइल पे कुछ देखता रहा। पत्नी बार-बार कहती रही, "जो तुम कर क्या रहे हो? सो जाओ, बहुत रात हो गई, कल काम पे भी जाना है, ड्यूटी पे भी जाना है।" तो अब वो शख्स अपनी पत्नी को कहता है, "ठीक है, बस थोड़ी देर में मैं सो जाऊँगा, मुझे नींद नहीं आ रही है, तो नींद आ रही है, तुम सो जाओ, तुम क्यों मेरा फ़िक्र कर रहे हो?" पत्नी भी करवट बदल के सो जाती है। उसके बाद वो व्यक्ति धीरे से उठता है, अपने मोबाइल पास में रखता है और उठकर बाहर जाता है। बाहर जाने के बाद एक लोहे का भारी भरकम हथौड़ा उठाने के बाद लेकर आता है। उसी बेडरूम में दोबारा आता है, जिस बेडरूम में बैठकर अपनी पत्नी के बाजू में बैठकर मोबाइल देख रहा था। फिर उसके बाद वो जो करता है, हर कोई इस घटना के बाद जब पता चला सहम उठा था, क्योंकि वो व्यक्ति जो है उस भारी भरकम हथौड़ा से अपनी पत्नी के सिर पे ऊपर वार करता है, उसके चिथड़ उड़ा देता है। वो तड़पती है, लेकिन कुछ कर नहीं पाते, पैर हाथ चलाती है, लेकिन तब तक जो है वो व्यक्ति वार पे वार करते रहा और उस महिला के, अपनी पत्नी का मौत के घाट उतार देते हैं। अब यहाँ पर वो व्यक्ति रुकता नहीं है, अब आगे का काम उसको करना है। उसके बाद फिर धीरे से वो अपने बच्चियों के कमरे में जाता है, जहाँ पर 2 लड़कियाँ सो रही थी। अब दोनों लड़कियाँ जो है गहरी नींद में था। तभी वो जाते हैं, अपने बड़ी लड़की के पास जाते हैं, उसके सिर पर हाथ रखते हैं, उसे प्यार करते हैं। फिर वही, जिस तरीके से अपनी पत्नी के ऊपर, अपनी बीवी के ऊपर हथौड़ा चलाया, उसी तरीके से अपनी बड़ी बेटी के ऊपर भी हथौड़ा चला देते हैं। उसका भी चिथड़े उड़ जाते हैं, सिर पे वार हो रहा था और उसके खून के छींटे जो है, पास वाली जो लड़की सो रही थी, उसके बाजू में छोटी वाली लड़की, उसके शरीर पे गिरता है, वो करवट बदल लेती है। नींद में थी, खून का छींटा गिरा, तो वो करवट बदल लेती है। उसके बाद बड़ी लड़की का भी मौके पर ही मौत हो जाता है। फिर उस शख्स ने अपनी छोटी बेटी को मारने से पहले वो छोटी बेटी के पास बैठते हैं। करीब 5 से 7 मिनट तक वो इंतज़ार किया, अपनी बेटी के सिर पर हाथ फेराते गए। एक बाप का जो प्यार होता है, वो अपनी बच्ची को कर रहा था। फिर तभी उसको ख्याल आता है, अरे मैं क्या कर रहा हूँ, टाइम बीत रहा है। फिर वो
तीसरी बार भी वही चीज़ वही करता है जैसे कि पत्नी और बड़ी लड़की के साथ किया। उसी हथौड़ा को उठाते और अपने छोटी लड़की के ऊपर भी वार करता है। इतने तेज़ी से वार करता है कि एक ही बार में वो लड़की ना तो तड़पती है, ना छटपटाती है, बस खत्म, द एंड हो जाता है। अब वो जो शख्स है रात के वक़्त ये सारे काम कर देते हैं। करने के बाद अब वो सुबह होने का इंतज़ार करता है। लेकिन काफ़ी टाइम था तब तक जो है ये सब करते-करते करीब 3 बज चुका था। अब सुबह होने में अभी बहुत टाइम है। सुबह उसको और कुछ करना था और काम करना था, पहले से ही सब प्लान बना के रखा था। उसके बाद वो सुबह सादिक जैसे थोड़ा-सा उजाला होता है, अब वो बाहर देखता है कि अरे! उजाला हो गया, अब उसे बाकी का काम करना है। लेकिन उससे पहले जो है, वो अपने आप को फ्रेश करता है। कपड़े में खून का छींटा था उसको साफ करते हैं और जो हथौड़ा है उसको भी धोते हैं, साफ करते हैं, अपने जिस जगह से हथौड़ा को उठाया था उसी जगह पर रख देते हैं और फिर सुबह होते ही वो अपने ससुराल पहुंच जाता है। जिस साले के साथ रात को डिनर किया था उसी साले के घर पहुंच जाता है और सुबह-सुबह दामाद को देखा, सास भी थी, ससुर भी था, साले भी था वहाँ पे। तो साले ने पूछा, "अरे जीजा जी सुबह-सुबह क्या बात है?" तो उस व्यक्ति का नाम होता है, मैं आपको नाम बता दूँ, दीपक कुमार। दीपक कुमार बताता है, "जो अचानक तुम्हारी दीदी और बच्चे लोग ज़िद किया, वो लोग रांची घूमने जाएँगे, तो कुछ ज़ेवर है, माँ के पास रखा हुआ है, माँ का भी कुछ ज़ेवर है, वो माँगी है तुम्हारी दीदी ने। अब दामाद आया है, बेटी ने ज़ेवर मँगाया, तो कोई ऐसा हैरानी की तो बात तो थी नहीं, जमाई अच्छा अच्छा दामाद है। इसीलिए सास ने भी उठाकर अपने दामाद को वो सारे ज़ेवर दे दिया। उसके बाद थोड़ा टाइम रुकने के बाद, साले के साथ बात करने के बाद, दीपक कुमार जो है, वहाँ से निकल के सीधा घर पहुँचता है। अब घर पहुँचने के बाद वो कुछ और तैयारी कर रहा था। घर पहुँचने के बाद उसको ख़्याल आता है, जो किसी को फ़ोन करना है और उसको घर पर बुलाना है। घर में ऑलरेडी 3 लाशें मौजूद हैं, पत्नी और 2 लड़कियों की लाश। उसके बाद वो अपना एक दूर का भांजा उसको फ़ोन करता है जिसका नाम होता है अंकित। अंकित को फ़ोन करता है, अंकित भी शादीशुदा परिवार वाला था। दूर का रिश्ते में भांजा लगता है लेकिन है बचपन का ही उसका साथी, उसका हम उम्र का था। दीपक कुमार जो है 42 साल का होता है। अब उस अंकित को फ़ोन करता है और कहता है, भांजा, उसका बिज़नेस पार्टनर भी था, मैं आगे जाके बताऊँगा, जो साइड में बिज़नेस खोला था। तो भांजा बहुत दिन हो गया मिला नहीं है, आजा यार घर पर आ, खाना खा के जा दोपहर में, और तेरे भाभी भी नहीं है, बच्चों के साथ वो लोग रांची घूमने गए, मैं अकेला महसूस कर रहा हूँ, आजा थोड़ा टाइम बिताते हैं दोनों। तो अंकित भी सोचता है चलो ठीक है। अंकित ने वादा तो नहीं किया लेकिन मामा को बताया, जी मामा जी, ऐसे तो मुझे ड्यूटी पे ले निकालना था लेकिन आपका ड्यूटी निकलने से पहले ही जो फ़ोन आ गया, मैं सोचता हूँ और मैं पहुँचने की कोशिश करता हूँ। अब इसे दीपक कुमार को पता था वो आएगा ज़रूर, क्योंकि भांजा है वो, और इस तरीके से जब बात किया दीपक कुमार को लगा जो पक्का आएगा। लेकिन इसी बीच जो है आने से पहले ही जो है दीपक कुमार उसी घर के थोड़ी दूर में एक ज्वेलरी शॉप जाता है और जाने के बाद शॉपकीपर, शॉप ओनर से बात करता है, जो साहब मुझे पैसे की ज़रूरत है और मेरे पास कुछ जेवर है, इसको मैं बेचना चाहता हूँ। अब बहुत सारे जेवर था, तो उस जेवर को दिखाया गया। अब उस ज्वेलरी शॉप वाले ने जेवर देखा और कहा कि एक तो भारी रकम बन जाएगा और इतने रकम मेरे पास अभी फ़िलहाल नहीं है। करीब 3 लाख रुपए का जेवर था। और दीपक कुमार कहता है, जो साहब बहुत अर्जेंट ज़रूरी है, एक काम पे फंस गया हूँ और उसे देना ही पड़ेगा आज, तो आपसे अगर नहीं हो पाएगा तो मैं दूसरे दुकान पे जाता हूँ। तो वो ज्वेलरी शॉप ने कहा, कीपर ने कहा, देखो अगर ऐसे ही है, इतना अर्जेंट है, तो फिलहाल मेरे पास 1.5 लाख रुपए कैश है, वो कैश तुम ले लो और बाकी का 1.5 लाख रुपए जो है तुम अकाउंट नंबर दो, मैं थोड़ी देर में तुम्हारे अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दूंगा। ये कौन सी तारीख को हो रहा है बात? 12 अप्रैल 2021 की बात है। अब 11 अप्रैल रात को, 11 और 12 अप्रैल के रात को उसी ने 3 मर्डर किया अपने ही लोगों का, बीवी और बच्चों का। उसके बाद 12 अप्रैल को सुबह साला के घर जाते हैं, जेवर लाता है, बेचता है। भांजे को भी उसके बीच में फ़ोन कर दिया था। अब ज्वेलरी शॉप से सब कुछ हो जाने के बाद पैसा लेकर वो आ जाता है। आने के बाद वो अब अपने भांजे का आने का इंतज़ार करता है।
तभी जो है एक लड़की का स्कूटी की आवाज़ सुनाई देती है उसके कान में, दीपक कुमार को। दीपक कुमार के घर में ही वो स्कूटियाँ हर रोज़ आती थी, क्योंकि वो स्कूटी में एक टीचर, लेडी टीचर जो उसकी छोटी वाली लड़की को ट्यूशन देने आया करती थी और रोज़ उसका ये टाइमिंग था। दीपक कुमार भूल गया था। अब वो जो है ट्यूशन टीचर आतम की आ गया। आने के बाद जब वो लेडीज टीचर, नाम होता है रिंकी, रिंकी जब अपनी स्कूटी से उस घर में पहुंचता है, मेन डोर खुला हुआ था, वो सीधा घर के अंदर चले जाते। तब तक जो है दोनों बेडरूम में 3 लाशें पड़ी हुई थी। अब ये लेडीज टीचर जो है दीपक और उसकी पत्नी मीना के बेडरूम में उस बच्ची को ट्यूशन दिया करती थी। दीपक कुमार को पता था जो इसी बेडरूम में आएंगे और इस बेडरूम में तो मेरी पत्नी का बॉडी है। वो जल्द से जल्द जो है उस बेडरूम में जाते हैं और अपनी पत्नी का लाश को पैक करने लगते हैं उसी के साड़ी से। लेकिन जब तक वो पैक कर पाते तब तक वो टीचर रिंकी रिंकी वहाँ पर पहुँच जाती है और अपने आँखों से वो देख लेती है। वो सहम उठते हैं और दीपक कुमार का भी नज़र टीचर के ऊपर पड़ा, तो दीपक कुमार देख लिया, जो रिंकी ने देख लिया। अब रिंकी जो है चीखने वाली थी कि तभी दीपक कुमार बॉडी को छोड़ता है और फौरन रिंकी के पास आते हैं और उसके दबोच लेता है और कहता है, आवाज़ करने की कोशिश किया तो जैसे मेरी पत्नी का बीना का हाल किया वैसे तेरा भी करूँगा, एकदम चुप। रिंकी डर जाती है। उसके बाद रिंकी का हाथ पैर बांध दिया जाता है। बांध देने के बाद रिंकी के सामने ही जो है उसकी पत्नी का बॉडी को अब वो पैक करके साइड में, पलंग के साइड में रख देते हैं ताकि किसी की नज़र ना पड़े। रिंकी तो यहाँ डर के बारे में एकदम वो पसीना पसीना हो रहे थे। तभी जो है उस दीपक कुमार को ख्याल आया, अरे इसने तो सब कुछ देख लिया, अब क्या रे तो क्या करे। दीपक कुमार फिर से उसी हथौड़ा को उठाकर लेकर आता है जिस हथौड़ा से रात को वो अपने घर वाले को मारा, साफ करके रख दिया। उस हथौड़ा को लाते हैं और रिंकी घोष के ऊपर भी वार करते हैं। रिंकी घोष भी मौके पर तड़प तड़प कर मर जाती है। अब ये सुबह के करीब 10 बजे रिंकी घोष को मारा उस दीपक कुमार ने। अब उसके बाद वो सोचा चलो अब मेरा भांजा आने का टाइम हो जाएगा, अंकित आ जाएगा तो ये तो देख लेगा। तो रिंकी घोष का भी बॉडी को अब वो ठिकाने लगाने की सोच रहा था, जो कहीं छुपा दूं। रिंकी घोष का बॉडी को वो खींच कर लेकर दूसरे जगह पे जा रहा था। तभी जो है वो सलवार पहनी हुई थी और पैर पकड़ के खींच रहा था, उसके सलवार जो है खुल जाती है। अब वो नंगे हो जाती है। तभी जो है इस दीपक कुमार को अंदर का शैतान जाग जाता है। अंदर का जब शैतान जागता है वो सोचता कि अरे अभी तो मेरा भांजा आएगा, दोपहर हो जाएगा आते आते। तो वो दूसरे कमरे में जाता है। वहाँ पर एक जो 6 वर्धन की गोली होती है, पावर बढ़ाने के टैबलेट लेकर आता है, वो घर पर रखा था, उसको लेकर आता है, खाते हैं और रिंकी घोष के साथ, उस बॉडी के साथ, रिंकी घोष तो मर चुकी थी, उस ट्यूशन टीचर रिंकी के साथ रेप करता है। और एक बार नहीं कई बार उसका उस लाश के साथ हैवानियत करता, कई घंटों तक करने के बाद जब उसको इत्मीनान हो गया, तसल्ली हो गया, तब फिर उस रिंकी का भी बॉडी को साइड में कर देते हैं। करने के बाद वो अब इंतज़ार करने लगते हैं। तभी जो है उसका भांजा आ जाता है अंकित, और अंकित अकेला नहीं आया था। अंकित अपना बीबी और 2 छोटे छोटे बच्चे को भी साथ बार लेकर आए थे। इसमें तो दीपक कुमार देखते ही उसका होश उड़ गया, अरे अंकित को मैंने अकेला को बुलाया था, ये तो अपने पूरा परिवार को लेकर आ गया। अब आ गया तो क्या है, आया तो आया। मेन हॉल पे उन लोगों को बिठाते हैं, जो बैठ जाओ। अंकित बैठ जाता है और इसी बीच जो है रोशन भी आ जाता है। रोशन आकर रोशन के साथ, जैसे रोशन अंकित को भी जानते थे, रोशन और अंकित बात ही कर रहा था। तभी अंकित का जो पत्नी है उसके बच्चे को डायपर बदलना था, छोटा बच्चा था, तो वो बाथरूम में जाती है डायपर बदलने के लिए। तभी जो है दूसरे कमरे में दीपक कुमार था। ये दोनों बात कर रहा था, रोशन और अंकित। दीपक कुमार उसी हथौड़ा को लेकर आता है और पहले अपने दूर का भांजा जो जिसको खाने पर बुलाया अंकित को परवार करता है। अंकित तड़पने लगता है और इतने में कुछ रोशन समझ पाता, उसके साला रोशन के ऊपर भी वार कर देता है। अब जब दोनों के ऊपर वार कर रहा था, दोनों चीख रहा था, चिल्ला रहा था, तभी जो है अंकित की जो पत्नी है वो उस
बाथरूम से झाँक कर देखता है कि जो दीपक कुमार इन दोनों के ऊपर जानलेवा हमला कर रहे हैं। अब वो कुछ इधर ना बात करते हुए फ़ौरन अपने बच्चों को लेकर वो बाहर की ओर भागती है और चीखती है, चिल्लाती है। अब जो भी आस-पास रहता है, हर जगह पे आस-पास वाले होते हैं, पड़ोसी होता है, जो एक लड़की इतना चीख रही, चिल्ला रही, सारे लोग बाहर आ जाते हैं और इन दोनों के पीछे-पीछे जो चिल्ला के वो अंकित का वाइफ बाहर आई थी, इसके पीछे-पीछे जो है रोशन और अंकित भी आ जाता है। लहूलुहान था। लोग कुछ समझ पाता है इतने में वो अंकित का पत्नी जो है कह रहा है जो मेरे पति का जो मामा है दीपक कुमार, वो इन लोगों को जान से मार देना चाहता है, उन लोगों के ऊपर जानलेवा हमला करा और लोगों को देख के ही लग रहा था खून ही खून था वो दोनों, रोशन और अंकित का। लोग कुछ समझ पाता, कुछ कर पाता, तभी जो है दीपक भी उन लोगों के पीछे बाहर आता है और कहता है, अरे हमें माफ़ कर दो, हम गुस्से में आ गया और हम लोगों का आपस की बात है। वाक़ई आपस की बात है, ये आपस का ही मामला था क्योंकि अंकित उसका दूर का भांजा है, अक्सर आता था और रोशन तो उसका साला है, आस-पास वाले को पता ही था। इसीलिए तो दीपक कुमार तहरीर देता है, अरे हम लोगों में कुछ बातें हो गया, गरमा-गर्मी में मैंने उन लोगों को मार दिया। अरे बहुत ज़्यादा खून बह रहा है, एक काम करो, इन दोनों को लेकर अस्पताल चलते हैं। लोग भी वही भला समझा। लोग आप सब कुछ भूल जाता है। लोग जो है फ़ौरन रोशन और अंकित को लेकर गाड़ी में बिठाकर यहाँ दीपक कुमार कहता है, तुम लोग चलो मैं बाइक से आता हूँ। वो लोग अंकित और रोशन को लेकर नज़दीकी अस्पताल पहुँचता है। यहाँ दीपक जो है अपना बाइक उठाते हैं और उठाने के बाद उस गाड़ी के पीछे-पीछे जाते-जाते वो पीछे से कट लेता है। वो भाग जाता है, फरार हो जाता है। उसके बाद जो टीचर मरी थी, टीचर के परिवार, पेरेंट्स, ये सब होते-होते करीब रात दोपहर को 3 बज चुका था। 2 से 3 बज चुका था। अब ट्यूशन टीचर 1 घंटा ट्यूशन देके वो घर लौटती थी, लेकिन सुबह 10 बजे आई, 11 बजे तक इंतज़ार किया, 12 बजे तक इंतज़ार किया, बार-बार कॉल लगाया गया, फ़ोन भी नहीं उठा रहे, रिसीव नहीं हो रहा है। तो ट्यूशन टीचर के जो परिवार है, माता-पिता, उन लोग भी भागते हुए अपने उस दीपक कुमार के घर के पास आए, जो उसी घर में गए थे। आने के बाद देखता है कि लोग हंगामा हो रहा है। तब तक जो है रोशन के माँ-बाप भी आ चुके थे। तो ट्यूशन टीचर के माँ-बाप आके कह रहे हैं, जो क्या हुआ यहाँ पर? तो कहने लगे यहाँ यहाँ जो जिनका घर है दीपक कुमार, लड़ाई हो गया कि साला और उनका भांजा से। तो उन लोग को लेकर अस्पताल गया, दीपक कुमार भी गए। तो आप लोग कौन हो? तो कहने लगा जो मैं रिंकी का हम लोग रिंकी का माता-पिता है और मेरी रिंकी इस घर में क्लास ट्यूशन देने आती है। आज देखो ना इतना टाइम हो गया अभी तक लौटी नहीं और यहाँ के लिए ही निकली थी। सारे लोग कह रहे देखो घर पर तो कोई नहीं होगा क्योंकि घर पूरा खाली है और सारे लोग अस्पताल गए। तभी उस रिंकी के माता-पिता को रिंकी का स्कूटी दिखाई देता है उस घर के अंदर। तो लोग बताते हैं जो ये मेरी बेटी का स्कूटी है, अगर मेरी बेटी यहाँ पर नहीं है तो मेरी बेटी का स्कूटी यहाँ पे क्या कर रहा है? पहली बार लोगों को थोड़ा आश्चर्य और शक हुआ। तो लोगों ने सोचा क्यों ना चलो कमरे में जाया जाए, भले ही दूसरे का घर है लेकिन इतना बड़ा हंगामा हो गया तो घर पे जाया जाए। घर पे जाते हैं। जाने के बाद उन लोगों के सामने जो कुछ भी मंजर में सामने आता है, हर किसी का रूह काँप उठता है, पैर तले ज़मीन खिसक जाते हैं। क्योंकि घर में 1 नहीं, 2 नहीं, 4-4 लाशें थी। सबसे पहले तो जैसे ही वो हॉल में जाते हैं, खून का छींटा है, लोगों को लगा जो अभी लड़ाई हुआ, खून से लहूलुहान था, अंकित और रोशन का ही खून होगा। बेडरूम में झाँक कर देखा, कुछ दिखाई नहीं दे रहा था, तो पास में ही पलंग के पास में ही देखा कि उसकी बीवी में बीना की लाश पड़ी हुई थी और उसको पैक किया गया था, साड़ी से पैक था। लोग सहम उठता है, लोग इधर-उधर नज़रें दौड़ाते हैं क्योंकि रिंकी को ढूँढना था, उसके माँ-बाप तो और ज़्यादा बेचैन हो गया। तो देखता है कि रिंकी का बॉडी को जो है पालंग के नीचे गद्दा हटाकर उसको छुपाया गया था। जब उस थोड़ा-सा उठा हुआ था गद्दा, उसको हटाते तो उसके अंदर से रिंकी का उसी अवस्था में बॉडी मिलती है, अधनंगी हालत में, क्योंकि नीचे का कपड़ा ही नहीं था। फ़ौरन वहाँ पे चीख-पुकार मच जाता है, रोना-धोना शुरू हो जाता है क्योंकि रिंकी का माँ-बाप आ चुके थे। उसके बाद जो दीपक है उसके ससुराल में खबर दी जाती है, सारे लोग आ जाता है, वहाँ के भीड़ इकट्ठा होता है और दूसरे बेडरूम को जब खोला जाता है तो मतलब कमज़ोर दिल वाले के लिए तो वो बेडरूम का मंज़र भयावह था। किसी को भी अटैक आ सकता है, किसी को भी होश उड़ सकता है क्योंकि उस कमरे में दोनों जो बहन है नाबालिग, एक का 15 और एक का 8, दोनों का बॉडी पड़ा हुआ था और लहूलुहान और
उसके सिर का चित्र उड़ा दिया था। फौरन पुलिस को खबर दी जाती है और उस इलाका में एकदम सनसनी फैल जाती है। छोटे मोटे नेता लोग आ जाते हैं और सारे रिपोर्टर वहाँ पे पहुँच जाते हैं और बड़े बड़े आला अधिकारी वहाँ पे पहुँचता है। सबको लगा था जो दीपक कुमार जो है रोशन और अंकित को लेकर अस्पताल गया हुआ। जब वहाँ पर खबर लिया गया तो पता चलता दीपक तो आया ही नहीं। जो गांव वाला था उन लोग को लेके आया और वही इलाज दीपक आने का नाम लिया था, लेकिन दीपक आया नहीं। पुलिस को पहला ही शक जो है दीपक के ऊपर चला गया। अब दीपक को ढूंढा जा रहा था, लेकिन दीपक किसी के हाथ पे नहीं आया। इतना बड़ा मामला हो गया, हर टीवी चैनल पर, हर मीडिया पे दिखा रहा था। तभी वो ज्वेलरी का शॉपकीपर जो पुलिस स्टेशन पहुंचता है। पहुंचने के बाद पुलिस वाले को बताता है, सो साहब मैं न्यूज़ देखकर आया हूँ, ये जो दीपक कुमार का खबर चलाया जा रहा है, दीपक कुमार सुबह ही मेरे पास आया था और 3 लाख रुपए का जेवर बेच कर गया। वो जेवर भी वो साथ में लेकर गया था। मैंने पूछा, कहने लगा कि मेरा कुछ कर्जा है, उसको चुकाना है और देना है, आज ही देना है, इसीलिए बहुत इमरजेंसी है। 3 लाख रुपए में मुझे ये जेवर बेचा, लेकिन मैंने उसे 1.5 लाख रुपए दिया। 1.5 लाख रुपए मेरे पास कैश था, उसको कैश चाहिए था और इसीलिए मैंने उसे कहा जो 1.5 लाख रुपए मैं तुम्हारा बैंक में ट्रांसफ़र कर दूंगा, तुम मुझे बैंक का अकाउंट नंबर दे दो। अब यहाँ दीपक कुमार को तो ढूंढ रहा था, उसका मोबाइल भी स्विच ऑफ कर दिया था वो, और वो फरार हो चुका था। तो पहली बार पुलिस वाले को लगा दीपक कुमार को ढूंढने का उसको पकड़ने का एक जरिया मिला है, वो बैंक अकाउंट। बैंक अकाउंट जो है HDFC का होता है। अब दीपक कुमार जब उस इलाका में रहता है, उसी इलाका में जो HDFC का बैंक होगा उसी में उसका खाता होगा, इसीलिए सारे HDFC बैंक को अलर्ट कर दिया जाता है जो ऐसा ऐसा है, दीपक नाम का एक व्यक्ति आएगा और वो पैसा निकालने की कोशिश करेगा, और जैसे ही वो आए हम लोगों को बताना। 4 मर्डर में वो इन्वॉल्व है, वो अपने परिवार को पूरा ख़त्म कर दिया। और ये खबर हर सोशल मीडिया में दिखाया जा रहा था, सबको जान गया था। तो HDFC बैंक वाले भी अलर्ट हो जाता है। उसके बाद थोड़ी ही देर में शाम होते होते 12 अप्रैल की बात है 2021, शाम होते होते दीपक एक HDFC बैंक शाखा में जाते और जाने के बाद पैसा क्लेम करने का सोचता है, लेकिन जैसे ही उसका आईडी देखकर बैंक अकाउंटेंट जो है उसमें लॉगिन करता है और उसका बैलेंस चेक करता है, नाम देखता है दीपक कुमार, फ़ौरन जो है पुलिस वाले को खबर देता है। पुलिस वाले जो है मौके पर पहुंचता है और दीपक कुमार को हिरासत में लेकर थाने पहुंचता है। और ये पूरा घटना जो है झारखंड के जमशेदपुर का है, और पूरा जमशेदपुर उस टाइम जो है एकदम बदहवास था। पूरा झारखंड के लोग सोचने पर मजबूर हो गया था, जो कोई व्यक्ति अपने परिवार को कैसे ख़त्म कर सकता है और अपने 2 छोटी छोटी लड़कियों को भी क्यों मार सकता है। हर कोई जानना चाहता था आखिर वजह क्या है। जब दीपक कुमार हत्थे चढ़ गया, उसे पूछा जाता है और हर मुजरिम जैसा कहता है, झूठ का सहारा लेता है। दीपक कुमार भी झूठ का सहारा लिया और यहाँ पर चारों बॉडी का पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया था। फॉरेंसिक टीम आता, कई सारे टीम आता, जितने भी टीमें हैं सारे वहाँ पे पहुँच गया था। 1-2 नहीं बल्कि 4 मर्डर था। अब दीपक कुमार झूठ का सहारा लिया, जो सर मैं इन्हें क्यों मारूंगा, मैं अपने परिवार को क्यों मारूंगा, उससे तो मेरा भांजा दूर का रिश्तेदार जो है अंकित ने मारा है। तो बोला कि तो फिर रोशन के ऊपर तुमने वार किया, वो भी बता रहा है, अंकित भी बता रहा है। तो दीपक कुमार कहता है जो मैं जब दीपक से मेरा लड़ाई हो रहा था, मेरे बच्चे लोगों को मारा, मैं लड़ रहा था, तभी जो है मेरा साला उसका बचाव कर रहा था, इसीलिए मेरे साला के साथ भी लड़ाई हो गया और इसी आपाधापी में वो दोनों को ऊपर चोट पहुंचा और वो दोनों मेरे ही ऊपर दोष दे रहे थे, इसीलिए मैं छुप गया था, भाग गया था। लेकिन पुलिस को पता चलता है जो ये झूठ बोल रहा है, जिसके परिवार पूरा उजड़ गया हो वो कैसे छुप सकता है। इसीलिए पुलिस वाले जो है दीपक कुमार के ऊपर सख्ती करता है और कहता है देखो हमें मजबूर मत करो, हमें पता है ये कांड पूरा तुमने ही किया या फिर तुम्हारे साथ किसी और ने दिया है, सच सच बताओ आखिर मैटर क्या है। सबसे पहले तो लगा जो रिंकी ट्यूशन टीचर है उसके साथ दीपक कुमार का लव एंगल है। पड़ोसी ने बताया, जो हाँ उड़ती उड़ती खबर थी, जो ट्यूशन टीचर है रिया के साथ दीपक कुमार का अवैध संबंध चल रहा था। पत्नी बीना को पता चला, इसको लेकर आए दिन झगड़ा होता और इसीलिए शायद दीपक कुमार ने
पूरा परिवार को ख़त्म किया। अगर परिवार को ख़त्म किया तो रिंकी को क्यों मारा गया? लेकिन इसी बीच रिपोर्ट में ये पता चलती रिंकी के साथ रेप हुआ और कई घंटों तक हुआ, और ऐसा लगा उसका प्राइवेट पार्ट देखकर जो एक से ज़्यादा लोगों ने किया। एक से ज़्यादा लोगों ने तो नहीं किया था, सिर्फ दीपक कुमार ने ही किया था और घंटों तक किया था। और जो सेक्स बढ़ाने का पावर टैबलेट है उस गोली को खाकर किया था, जिसके चलते प्राइवेट पार्ट में ज़ख्म हो गया था। और तभी ऐसा लगा था जो एक से ज़्यादा लोगों ने उस रिंकी के साथ संबंध बनाया, बल्कि एक से ज़्यादा नहीं, सिर्फ दीपक कुमार ने ही बनाया था। अब ये तो सब सच्चाई सामने आया रिपोर्ट से, लेकिन अब जो दीपक है उसको मुंह खोलना था। आखिर क्यों? जब दीपक के ऊपर सख्ती किया गया, दीपक को लगा अब बचने का कोई रास्ता नज़र नहीं आ रहा, तभी दीपक बताता है, पूरा सच उगलता है और बताता है, हाँ सर, इस चारों मर्डर को मैंने ही किया और मारने का पीछे का वजह भी बताया। वजह सुनकर पुलिस हैरान हो जाता है। जो एक छोटी सी मैटर को लेकर वो 4 मर्डर करता है, बल्कि 6 हो जाता शायद, रोशन का भी और अंकित का भी, और अंकित का बीवी और बच्चे को भी शायद वो मार डालता। ना जाने कितने लोगों का मौत के घाट उतार देता है। तो दीपक कुमार बताता है, जो सर हमारे परिवार सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था, इसी बीच मैंने एक साइड बिजनेस के लिए एक गाड़ी खरीदता हूँ, और गाड़ी खरीदने के लिए मेरे पास 5 लाख रुपए था, और मैंने 10 लाख जो है कर्ज लेता हूँ। कर्ज लेके 15 लाख में, 17 लाख में, करीब 15 नहीं बल्कि 17 लाख में एक गाड़ी खरीदता हूँ। उस गाड़ी को जो है मेरा दूर का रिश्तेदार जो अंकित है, भांजा है, उसको मैं बोलता हूँ, देख तू इस गाड़ी का चला और इससे जो भी मुनाफा होगा 50% तू रखना, 50% मेरा पैसा से है तो मुझे देना, तो मेरी जो भविष्य है मेरी बच्चियों का अच्छा बनेगा। इसी सोचकर मैंने 10 लाख से 12 लाख कर्जा लेकर उस गाड़ी को खरीदा। लेकिन कई साल बीत जाता है, अंकित जो है कोई मुनाफा मुझे कमा कर दिखाई नहीं रहा था। और बाद में कहा कि भाई अगर ऐसा तुम्हें लग रहा है मामा जी, अगर आपको ऐसा लग रहा है तो आप गाड़ी रख लीजिए, कुछ कमाई होती ही नहीं तो मैं उसमें से क्या दूँ आपको। दीपक कुमार को आ जाता है गुस्सा, और यहाँ पर उसका कर्जदार जो है बार बार उसको तकाचा कर रहा था, तभी उसका दिमाग जो है सनक गया। वो पहले से प्लान करते रहा, और 11 अप्रैल की तारीख थी, 11 अप्रैल 2021 को उस प्लान को मकसद तक पहुंचाने के लिए वो अपने बीवी बच्चे को लेकर एक रेस्टोरेंट में जाता है। जाने के बाद अपने साले रोशन को फ़ोन करता है, जो डिनर करना है तो यहाँ पर आ जाओ, नॉन वेज खाना है तो आ जाओ, क्योंकि उसके बाद नॉन वेज बंद हो जाएगा, नवरात्रि आ रहे। साला भी पहुँच जाता है जीजा के बुलाने पर, एक ही शहर की बात था, जमशेदपुर का। पहुँच जाता है और रेस्टोरेंट में खाना खाते हैं। देर रात साला भी अपने घर लौट जाता है, और ये अपने बीवी बच्चों के साथ आते हैं। और आने के बाद, जैसे कि मैंने शुरुआत में बताया, वो एक वेब सीरीज़ देखता है। देखने के बाद फिर देर रात जब देखता है कि बीवी गहरी नींद में सो गए, दोनों बच्चे भी बेडरूम में, दूसरे बेडरूम में जाकर गहरी नींद में सो गए, तो उस काम को अंजाम तक पहुँचाता है। अब बात आती है, तुमने रिंकी घोष को क्यों मारा? तो उसने बताया, जो रिंकी घोष को मारने का मेरा कोई प्लान नहीं था। मेरा प्लान तो अंकित और रोशन को मारना था, मेरी बीवी और बच्चों के बाद। लेकिन रिंकी जो है बीच में आ जाती है और देख लेती है। वो अगर आती नहीं, देखती नहीं तो वो बचती। तो पुलिस ने कहा तुम्हारे साथ उसका अवैध संबंध है। तो उसने कहा नहीं सर। तो बोला फिर तुम उसका रेप क्यों किया? वो भी मरने के बाद, जब वो मर गई तब उसका तुमने रेप किया। तो उसमें दीपक बताता है, मेरा रेप का कोई इरादा नहीं था, मैं उसे मारने के बाद उसका बॉडी को छुपा रहा था, क्योंकि अंकित का आने का समय हो रहा था। तभी जो है उसके सलवार खुल जाती है और उसके प्राइवेट पार्ट के ऊपर मेरी नज़र पड़ता है। उसके नंगे शरीर को देखकर मेरा हवस जाग उठता है, और मेरे घर में जो सेक्स वर्धन की गोली है वो रखा हुआ था, मैं उसको खाता हूँ। खाने के बाद रिंकी के साथ घंटों तक उसके साथ संबंध बनाता हूँ। ये सारी वो बात बताता है पुलिस को बाकायदा। फिर उसके बाद मैं रिंकी का भी बॉडी छुपा देता हूँ और मेरा भांजा पूरा परिवार के साथ आ जाता है। तो पुलिस कहता है, तुम्हारा कर्जा जो तुमने गाड़ी खरीदा था, तो उसका जो बिजनेस करने के लिए तुमने अपने दूर का रिश्तेदार भांजे को दिया था, और थोड़ा बहुत पैसा तुमने अपने साले से भी लिया था। तो फिर तुमने इन दोनों को छोड़कर अपने बीवी और बच्चे को क्यों मारा? तो इसमें खिलौना सच बताता है वो, जो कोई सोच भी नहीं सकता, जो किसी इंसान की सोच ऐसा भी हो सकता है। इसमें दीपक बताता है, जो मैं मारना तो अंकित को चाहता था,
और रोशन को भी मारना चाहता। रोशन भी पैसा का तगाजा कर रहा था, साला है तो क्या है, पैसा का तगाजा कर रहा था। मेरा दिमाग खराब हो गया था, मेरे पास पैसा ही नहीं आ रहा था, तो इसीलिए मैं इन दोनों को मारना चाहता था। लेकिन मारने के बाद मैं पकड़ा जाऊंगा, मुझे तो इतना तो कॉन्फिडेंट था जो मैं पकड़ा जाऊंगा, आज नहीं तो कल मुझे पकड़ कर पुलिस वाले लेके जाएंगे। अगर मुझे लेकर जाएंगे और पूरी हकीकत सामने आएगा जो मैं कर्ज के चलते मैंने इन दोनों को मारा, मुझे सज़ा हो जाएगी और बाहर मेरे बीवी बच्चे को जो है लोग जीने नहीं देगा, ताना मारेंगे, इन लोगों का ज़िंदगी नर्क बन जाता। इसीलिए मैंने सोचा क्यों ना मेरी बीवी और बच्चों का ज़िंदगी नर्क बनने से पहले ही मैं इन लोगों को पहले अपने हाथों से वहाँ भेज देता हूँ जहाँ से कोई लौट कर आएगा ही नहीं। इसीलिए मैंने इस प्लान को रचा, अपने बीवी को, अपने बच्चे को मौत के घाट उतार देता हूँ। फिर ट्यूशन टीचर अचानक आ जाती, उसकी भी मौत हो जाती है और फिर मैं अंकित को फ़ोन करके बुलाता हूँ अंकित को मारने के लिए, लेकिन मेरा साला भी आ जाता है और इसी बीच में साले के ऊपर भी वार कर देता हूँ। बाकी ये पूरा सच जानने के बाद पुलिस तो हैरान होकर उस दीपक कुमार को देख रहा था और दीपक कुमार को बताया जो तुम्हारा तो 5 से 7 लाख तुम्हारे पास था, तो तुम्हारे सिर्फ 10 लाख रुपए कर्जा था और ऊपर से तुमने 3 लाख रुपए में जल्दबाजी में, शायद उसके तुम टाइम से बेचता उस जेबर को या अपने जो कर्ज है उसके बारे में ससुराल में ही बताते, उन लोग थोड़ा तुम्हारा हेल्प कर देता। जैसे कि जेवर दे दिया, तुमने 3 लाख में बेचा, अगर वही 5 लाख में बिकता तो उस 5 लाख को देकर कर्जदार का मुंह बंद कर देते और जो गाड़ी चल रहा था उसको भी घाटा समझकर बेच देते, तो कम से कम 5 लाख में तो बिकता गाड़ी, तो तुम्हारा कर्ज कहाँ से रहता। अगर गाड़ी नहीं भी बेचता तो गाड़ी भी तुम्हारी रहती और तुम्हारा 5 लाख रुपए कर्ज भी तो चुक जाता। तुम 5 लाख रुपए के लिए तुम इतने लोगों को मारने चला था। तुम तो तुम्हारा प्लान के हिसाब से 4 लोगों को मौत के घाट उतारा, अब उसके बाद तुम अपने साले को मारना चाहते थे, अपने भांजे को मारना चाहते थे और भांजे का अगर मार भी देते इन दोनों को, रोशन और अंकित को, फिर तुम उस अंकित के बीवी बच्चों को कहाँ बख्शते, क्योंकि वो लोग भी तो वहीं पर मौजूद था, वो लोग भी तो देख लेते, तुम लोगों को भी मार देते ना। दीपक के पास कोई जवाब नहीं था। उसके बाद 16 अप्रैल को, यानी महज 5 दिन के अंदर, 11 से 12 अप्रैल के बीच में ये सब घटना हुआ और 4 दिन के अंदर ही जो है 16 अप्रैल तक चार्जशीट दाखिल करता है और चार्जशीट दाखिल करने के बाद कोर्ट में पेश करता है, लोअर कोर्ट में। लोअर कोर्ट पूरा उस टाइम जो है इस घटना को हर कोई जानता था, लोगों के अंदर गुस्सा था और जज साहब के पास जब एक केस गया, चार्जशीट देखा, तो जज साहब ने उस दीपक कुमार को फांसी की सज़ा सुना देते। लेकिन फिर जैसा वकील आते हैं, बचाने की कोशिश करता है मुजरिम को, दीपक को, जो कोई गवाह नहीं और किसी ने अपने आंखों से देखा नहीं। मेरे वकील जो दीपक है उसको फंसाया जा रहा है, बल्कि दीपक कहता था जो ये तो अंकित ने मारा है, मेरा भांजा ने मारा है, लेकिन उसको फंसाया जा रहा है, पुलिस झूठ बोल रहा है। ये सारी बातें करते करते जो फांसी की जो सज़ा है वो डिले होते होते आखिरकार 4 साल बीत जाता है और 4 दिन पहले इस बारे में फिर से राय आई, इस केस के फिर से राय आया। जो दीपक कुमार को जो फांसी की सज़ा सुनाया गया उसका ट्रायल चलता रहा और आखिरकार उस फांसी पर मोहर लगा देता है और कहता है कि हाँ, दीपक कुमार को फांसी की सज़ा दी जाए। ऐसे लोगों को समाज में खुली छोड़ना या फिर कुछ टाइम के लिए जेल में रखना फिर छोड़ देना, क्योंकि जब उस जेल में था वो खुदकुशी करने की भी कोशिश किया, तो इसीलिए अदालत ने जो है उस दीपक कुमार के फांसी को बरकरार रखते हुए उसको मौत की सज़ा मोहर लगा देता है। अब कब होगी उसका डेट तय नहीं हुआ, लेकिन दीपक कुमार को फांसी होगी ये पक्का है। तो ये था वो पूरा घटना जो झारखंड प्रदेश का जमशेदपुर टाटा स्टील में काम करने वाला दीपक कुमार जो 42 साल का होता है उसका घटना था, जो अपने बीवी, 2 लड़की और उस लड़कियों का ट्यूशन टीचर को हथौड़ा से वार करके मार देता है। उसके बाद 2 व्यक्ति को भी उसी हिसाब से मारने की कोशिश करता है, लेकिन वो दोनों बच जाता है और उसके बाद इस दीपक कुमार का भंडा उड़ता है। बहरहाल अपने साथ साथ अपना परिवार का भी बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। इस वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। कुछ कहना है, कुछ बताना है तो वीडियो के कमेंट बॉक्स में आप अपना राय ज़रूर दीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।